शुरू करो। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो सभी। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो ए नंबर जेड, ए नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम किसी भी नंबर जेड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वेयर एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल, वेयर एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक्स को क्या बोलते हैं हम? दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्या है? रियल पार्ट है जेड का, और वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट है जेड का। ठीक है, चलो देखो, एलजेब्रा तुमने सबने थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ा है। चलो मैं अभी बताता हूँ। अब लिखो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? लिखो जेड बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। क्या जेड पे बार लगा और यहाँ क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म के सामने माइनस आ गया। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। लिखो इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनवर्स का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो क्या होता है? लिखो इट इज डिनोटेड बाई, भाई मैं बहुत दिन में पढ़ाया, सब सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लिखो इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई वन अपॉन जेड। हम इसे किससे डिनोट करते हैं? वन अपॉन जेड से करते हैं। तो क्या हो गया? ये वन अपॉन जेड इक्वल टू हो गया वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और नीचे क्या हो जाएगा? जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो ये आई होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। सही बात है। चलो, तो ये आ जाएगा। तो क्या होगा? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अलजेब्रा सबने पढ़ा है, ग्रुप सबने पढ़ा है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक नोट लिख लो, NOT नोट। वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब हम बता नहीं सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 3 + 4i और 7 + 8i, इनमें से कौन बड़ा है, तो हम बता नहीं सकते कि इनमें से ये बड़ा है ये बड़ा है। ठीक है, कुछ नहीं बता सकते। क्यों?
इसका आंसर क्या है? बिकॉज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is not ordered field is not ordered field। क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। अब देखो, फील्ड तुमने सबने पढ़ा, ठीक है, अलजेब्रा में। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड फील्ड होता है जहाँ हम छोटा बड़ा बता सके। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर हम बता सकते हैं इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा है। चलो, देखो, अब हम कुछ छोटे छोटे बेसिक रिजल्ट लिखते हैं इसमें। कुछ छोटे छोटे बेसिक रिजल्ट लिखते हैं। देखो, एक्स है क्या? एक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है। वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो हम एक्स को, देखो, जेड क्या है हमारा? जेड है एक्स प्लस आई वाई। जेड बार क्या है हमारा? एक्स माइनस आई वाई जेड बार। तुम क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो ये जोड़े पे कितना आ जाएगा? जेड प्लस जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आई वाई तो कट जाएगा, 2x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू आ गया जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, ठीक है। और या हम इसे क्या कह सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड। इसी तरह मैं क्या करूँ, अगर इसे जेड में से जेड बार को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा? x कट जाएगा अब की बार। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो वाई किसके बराबर आ गया? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई। ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हमने क्या करा? जेड और जेड बार को हमने क्या करा? वो सॉरी, एक्स और वाई को जेड और जेड बार की टर्म में निकालना। अब इनवर्स क्या होता था इसका? इनवर्स होता था 1/जेड, ठीक है। अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? जेड इंटू जेड बार, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। भाई साहब, मेरी बात समझ रहे नहीं तुम? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं रियल में। रियल में हम क्या पढ़ते थे? मोड एक्स, ठीक है। यही तो होता था मॉडुलस। मोड एक्स किसके बराबर होता था तरुण? ये होता था एक्स, इसकी वैल्यू एक्स की क्या होती थी? एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या होती थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। ऐसा ही तो होता था। हम्म, ठीक है। अब हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है कि कॉम्प्लेक्स में मोड डिफाइन करना। कॉम्प्लेक्स में मोड डिफाइन करना। देखो, जब हम रियल में निकालते थे, अगर मैं तुमसे मोड 3 की वैल्यू पूछूं, 3 तो पॉजिटिव है, 3। अगर मैं मोड ऑफ -3 की वैल्यू पूछूं तो तुम तुरंत बता देते थे कि ये भी 3 होगी, क्योंकि माइनस वाले के सामने एक माइनस और लग जाता है, ठीक है। तो इस मोड का मीनिंग क्या है? एक तो मीनिंग ये है कि जो प्लस है, मतलब जो जीरो या जीरो से बड़े हैं उनकी वैल्यू ऐसे ही रहेगी, जो जीरो से छोटे हैं उनके सामने माइनस लग जाएगा। अब हम इसे ज्योमेट्री से समझते हैं, ज्योमेट्री से, ठीक है। देखो, ये तो हो गया जीरो। ये क्या है? 3 है। ये क्या है? -3 है। तो 3 की कितनी डिस्टेंस है जीरो से? यह डिस्टेंस कितनी है? 3। ये डिस्टेंस कितनी है? -3 की। ये भी 3 है। तो तुम कह रहे कि मोड एक्स का मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री के हिसाब से मोड एक्स का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। ज्योमेट्री से तो ये मीनिंग है। और वैसे क्या था? ये था। तो अब हमें कॉम्प्लेक्स में करना। तो मैं क्या कॉम्प्लेक्स में ऐसा कह सकता हूँ कि जेड कब? जब जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -जेड जब जेड लेस देन 0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्योंकि तुम क्या कह रहे हैं कि जेड क्या है?
जीरो से बड़ा है, जेड जीरो से छोटा है, जबकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो छोटा बड़ा बता ही नहीं सकते। तो क्या हो गया, ये डेफिनेशन तो काम नहीं करती यहाँ की। तो फिर हम क्या करते हैं, जो ये दूसरे वाली डेफिनेशन थी मोड एक्स की, वो यहाँ लगा के देखते हैं। तो क्या होगा, मोड जेड का मीनिंग क्या होगा, मोड जेड का मीनिंग क्या होगा यहाँ, मोड जेड का मीनिंग होगा कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, क्या होगा मीनिंग, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जैसे यहाँ था, तो ज्योमेट्रिकली हम क्या लेते हैं, मोड जेड का मीनिंग लेते हैं डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। चलो अगले पेज पे देखते हैं इसे। देखो, ये हमने क्या ले लिए, एक्सिस ले लिए, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस आई वाई के। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये डिस्टेंस है, ये तो है वाई, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की जेड से डिस्टेंस क्या आएगी, ये आएगी, ये ये ओ ए, इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दिया, ओ ए। ठीक है, तो मोड जेड किसके बराबर हो गया, ये हो गया, किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया मोड जेड। ये डिस्टेंस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मोड जेड किसके बराबर हो गया, मोड जेड इक्वल टू हो गया इसके। तो मोड जेड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तुम इसे क्या कह सकते हो कि एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ऐसे कह सकते हो मोड जेड स्क्वायर। समझ रहे भाई सब इसे बहुत अच्छे से। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड, इसे क्या लिख सकता हूँ, जेड बार। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल टू होता है, मोड जेड स्क्वायर। और तुम्हारी समझ में मोड जेड का मीनिंग क्या आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड जेड, सबकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बताओ मोड, बहुत अच्छे से समझ गए, मोड का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ। तो इसी तरह जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे ये मैं मोड जेड को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मोड ऑफ जेड माइनस जीरो। ठीक है, तो इसी तरह मैं क्या कह दूंगा, मोड ऑफ जेड माइनस ए मीन्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ए। सही बात है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ए। देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मोड जेड बराबर जीरो, इसका क्या मीनिंग है कि जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, जीरो है। इसका मीनिंग यही तो है कि जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, जीरो है, यही तो है इसका मीनिंग। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ओ से किसकी डिस्टेंस जीरो है, खुद ओ की। तो मोड जेड बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू जीरो, केवल जीरो का मोड ही जीरो होगा और किसी का मोड जीरो नहीं हो सकता। सही बात है। तो देखो, तुम्हारे पास बुक है, अब मैं कुछ छोटी छोटी थ्योरम या छोटी छोटी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ जो तुम्हें प्रूव करनी, कर लोगे नहीं तुम प्रूव, क्या है वे। देखो, एक तुम्हारी बुक में, कृष्णा की बुक में थ्योरम मिलेगी। ठीक है, नंबर टू, नंबर वन तो मैं तुम्हें बता दिया कि मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू होता है मोड जेड। इसका तुम्हें प्रूफ करना अपनी बुक की हेल्प से, इसे तुम समझ रहे तुम। जैसे मेरा क्या है, जेड 5 प्लस आई है, तो मोड जेड कितना हो जाएगा मानसी, ये 36 और एक 37, वो 25 और एक 26, अंडर रूट 26 हो जाएगा। और इसका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 5 है नी। तो मोड कितना हो जाएगा इसका, मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या करो, अंडर रूट 25 हो जाएगा इसका मोड, स्क्वायर करो अंडर रूट ले दो।
तो तुम देख लो कि मोड ऑफ जेड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो ऐसे तो मैं समझा दिया, मैं इसका प्रूफ क्या करा तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब तुम्हें फिर ऐसे ही करना, मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड जेड। ठीक है, फिर एक और मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया छोटा सा प्रूफ, क्या, नंबर 3 पे, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। ले बताओ भाई, इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। Z1 किसके बराबर बताओ, क्या मानोगे, Z1 मान लिया 1 प्लस आई, तो मोड ऑफ Z1 किसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 2। ठीक है, Z2 क्या ले लिया मैं, Z2 ले लिया मैं 3 - 2i, तो मोड ऑफ Z2 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 9 और 4 13, अंडर रूट 13। ठीक है, अब Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करना भाई, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, पहले रियल रियल पार्ट की करो 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2i प्लस 3i, तो कितना बच गया आई, और ये कितना हो जाएगा 2 - 2i², इसका मतलब क्या है ये, -2i² का मीनिंग हो जाएगा कितना, +2। तो ये कितना हो गया, Z1 इंटू Z2 किसके बराबर आ गया, 5 + i। तो मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर हो जाएगा, 25 और एक 26, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 26 के बराबर आ गया। समझ गए, तो देखना वो वेरीफाई हुआ क्या, Z1 इंटू Z2 का मोड किसके बराबर है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 13 वेरीफाई हो गया, आ गया अंडर रूट 26। तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, बस तुम्हें इसका प्रूफ करना। इसी तरह तुम इसका एक हिस्सा और होता है नंबर 4, मोड ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1/मोड ऑफ Z2। ठीक है, ये भाई बच्चों का काम है, तुम इसे कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो देखो, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो, नंबर 4 ले लिया था, अब हम नंबर 5 पे हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना, कि Z1 इंटू Z2 का बार किसके बराबर होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार। भाई से तुम्हें प्रूफ नहीं करना, इसे तुम्हें वेरीफाई करना। वेरीफाई वेरीफाई कैसे करोगे तुम इसे, एग्जाम्पल लोगे, Z1 को कुछ मानोगे, Z2 को, और इसे करके देख लोगे। इसी तरह तुम्हें नंबर 6 पे वेरीफाई करना है, Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल टू होता है Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, चलो, अब तुम्हें क्या करना, नंबर 5 पे वेरीफाई, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 पे तुम्हें वेरीफाई करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सही बात है। देखो, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जिन्होंने देखो बीएससी कर ली उनके लिए ये बहुत आसान है, जो बीएससी कर रहे हैं उन्हें एक बार ये बुक की हेल्प से देखनी पड़ेगी, और इनके प्रूफ अगर बुक में है तो तुम कर लेना ना, कोई जरूरत नहीं है। वेरीफाई तो तुम इन्हें एग्जाम्पल लेके कर ही सकते हो, वेरीफाई तो तुम्हें ये एग्जाम्पल लेके करने ही करने हैं। चलो देखो, जब तुम जुड़े, ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पोलर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ठीक है,
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करता हूँ भाई साहब, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, तुम कहते हो कि भाई ये एक्सिस है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जिसे तुमने क्या कहा, एक्स प्लस आयोटा वाई कहा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ये डिस्टेंस वाई है, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए किसके बराबर है, एक्स के, ए बी किसके बराबर है, वाई के। ये क्या है, एक्स। और जो ओ बी है, ओ बी को तुमने क्या कहा, ओ बी को कहा तुमने आर। आर किसके बराबर है, मोड ऑफ जेड के बराबर है। ये डिस्टेंस क्या है, ये है आर या मोड जेड। ठीक, ये एंगल मान लो तुम थीटा। तो ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा ज्योमेट्री से, आर कोस थीटा। वाई किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा। सही बात है। ये किसके बराबर हो गया ये, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा भाई, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, मतलब कितना, आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो तुम आर कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आयलर थ्योरम से ये किसके बराबर हो जाता है, ब्रैकेट वाला हिस्सा, ये हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा। यानी आर की वैल्यू क्या है, मोड जेड ई की पावर आई थीटा। ये किसके बराबर है, जेड के। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आया भाई ये सबकी समझ में, आया सबकी समझ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, अब तुम कह रहे कि थीटा है, थीटा को भी तो बताओ क्या है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, हम निकाल लेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। या फिर क्या कहेंगे हम, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब लिखो ये थीटा होता क्या है, ये तो देखो ज्योमेट्री से तुम्हें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। थीटा इज कॉल्ड, थीटा को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, या इस इक्वेशन का नाम वन रख दो, इसका टू रख दो, इसका क्या रख दो तुम, इस इक्वेशन का, इसका तीन रख दो। या तुम क्या कह सकते हो, दी वैल्यू ऑफ थीटा, दी वैल्यू ऑफ थीटा which satisfy which satisfy the value of theta which satisfies equation 1, equation 2 and equation 3 is called, थीटा की वो वैल्यू जो इक्वेशन एक दो तीन को सेटिस्फाई करती है, इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट जेड। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड बोलते हैं। या शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखते हैं, या लिखते हैं हम इसे ए आर जी जेड, थीटा को ऐसे लिखते हैं। तो थीटा की वो वैल्यू जो इन्हें सेटिस्फाई करती है। देखो, तुम्हें पता कि साइन, देखो है क्या, इक्वेशन वन टू थ्री इनमें है क्या, साइन और कोस है। तो तुम्हें पता कि साइन थीटा किसके इक्वल टू होता है, ये होता है तो साइन थीटा प्लस टू पाई। जो वैल्यू साइन थीटा की होती है वो इसकी होती है। इस तरह क्या हो जाएगा, कोस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा प्लस टू पाई। ठीक है, ये होता है, या टू के पाई कर लो, है नी। इनकी सेम वैल्यू होती है, के बराबर क्या है, जीरो एक दो तीन ऐसे है। अब देखो समस्या क्या आई, अब तुम कह रहे
कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट थीटा इक्वल्स टू 45 इज आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है किसका, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, क्या है ये, आर्ग्यूमेंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। तो तुम तो शोर मचा दोगे कि वह 45, या मतलब क्या कह दो इसे, 5/4 प्लस 2 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है नहीं, 5/4 प्लस 4 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है, 5/4 प्लस 6 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है, ऐसे ही लिखते चले जाओगे। तो तुम क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जेड हैज इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इन सब की सेम ही तो वैल्यू है, जेड हैज इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हो गए, इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट हो गए। तो हमने क्या करा, कुछ ऐसा करा कि भाई हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है। तो क्या हमने डिफाइन करा, आर्ग्यूमेंट कैपिटल ए, आर्ग्यूमेंट ARGUMENT। अब ए कैपिटल बनाया मैं, आर्ग्यूमेंट जेड हमने कैसे डिफाइन करा, कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, और माइनस पाई से बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, और कैपिटल ए लगाते हैं यहाँ, ठीक है। लिखो, डी वैल्यू ऑफ थीटा, डी वैल्यू ऑफ थीटा विच इज, विच इज इन द रेंज, इन द रेंज कौन सी रेंज में है, जो माइनस पाई से लगा के पाई तक, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू एंड डिनोटेड बाई, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड बाई आर्ग्यूमेंट जेड, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए बना दिया। देखो, अब क्या बचा, इस रेंज में तो एक ही वैल्यू आएगी, बहुत सारी तो नहीं आ सकती, क्योंकि 2 पाई जोड़ते ही तो इस रेंज से बाहर भाग जाएगी नहीं, या 2 पाई घटाओगे तब भी इससे बाहर हो जाएगी। तो क्या करा, इस रेंज के लिए हमने, मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक आर्ग्यूमेंट हो, तो हमने इस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर शर्त लगा दी कि वह माइनस पाई से पाई तक होना चाहिए, ठीक है। उस वैल्यू को क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। देखो, तुम कह रहे कि वह ऐसा कैसे हो गया, देखो ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करो, इसे ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करो। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ये को जेड है, तो तुम कह रहे कि हम तो एंगल ऐसे नापागे, 180 से बड़ा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं नापना, ये कह रहा कि तुम इधर से नाप लो, माइनस लगा दियो उसके सामने, आगे नहीं समझ में। अब देखो, इसे हम बहुत अच्छे से ज्योमेट्री से समझते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कहाँ, इन्हीं चार क्वाड्रेंट में तो होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनसे बाहर तो जा नहीं सकता। जो ये चार क्वाड्रेंट बनाए, इसे मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स इनसे बाहर तो नहीं जा सकता कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा। थीटा क्या है, थीटा बराबर है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा प्लस पाई, ठीक है। अगर वो तीसरे क्वाड्रेंट में है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा माइनस पाई। और अगर वो चौथे क्वाड्रेंट में पड़ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू कितना होगा, फिर थीटा ही रहेगा, मतलब पहले और चौथे में वही वैल्यू रहेगी। सेकंड में हम थीटा जोड़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, थर्ड में हम क्या करेंगे, थीटा घटाएंगे। तुम कह रहे यह बात कम समझ में आई,
देखो भाई मैं समझाता हूँ, हमने क्या ले लिया अपना जेड, वन प्लस आई ले लिया, मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, कहाँ पड़ेगा वन प्लस आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जेड हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू वन, एक्स की वन, कितना हो गया टेन इनवर्स वन, ये किसके बराबर हो गया पाई बाई फोर। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर। अब मैं दूसरा क्या ले लिया, अब मैं जेड इक्वल टू ले लिया माइनस वन प्लस आई, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा तरुण, माइनस वन प्लस आई, एक्स माइनस का है वाई प्लस का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो पहले थीटा निकाल लो, थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स कितना, वन अपॉन माइनस वन, बराबर टेन इनवर्स माइनस वन, कितना आ गया माइनस पाई बाई फोर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पाई अपने पास से जोड़ेंगे, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई, कितना हो गया ये हो गया थ्री पाई बाई फोर, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है ये। अब मैं क्या ले लिया नंबर तीन पे, जेड इक्व टू ले लिया माइनस वन माइनस आई, जेड इक्व टू क्या ले लिया मैं माइनस वन माइनस आई, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। देखो जब दोनों क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या निगेटिव पॉजिटिव हो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट, जब क्या हो दोनों नेगेटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या हो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड में पड़ेगा। तो हम पहले थीटा निकाल लेंगे, थीटा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस वन, बराबर टेन इनवर्स वन, बराबर पाई बाई फोर। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी भाई पाई बाई फोर माइनस पाई, पाई इसमें से घटाना पड़ेगा तो कितना आ गया माइनस थ्री पाई बाई फोर। सही बात है। चलो, अब मैं क्या ले लिया, जेड इक्वल टू ले लिया कितना वन माइनस आई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो पहले थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन वन, बराबर कितना होगा टेन इनवर्स माइनस वन, बराबर माइनस पाई बाई फोर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम कोई चेंज नहीं करते, तो आर्ग्यूमेंट जेड किसके बराबर हो गया माइनस पाई बाई फोर के। आ गया भाई निकालना आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आ गई सबकी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सेकंड में और थर्ड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम पाई जोड़ेंगे, थर्ड में हम पाई घटाएंगे। ठीक है, इसे सोचना है ऐसा हमने क्यों किया। अब देखो तुम कुछ होमवर्क लिखो, तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फाइंड आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, तुम्हें आर्ग्यूमेंट जेड निकालना, जेड किसके बराबर है अंडर रूट थ्री प्लस आई, ठीक है, माइनस अंडर रूट थ्री प्लस आई, अंडर रूट थ्री माइनस आई, इनका तुम्हें क्या निकालना तीनों केस में, ये जेड इक्व टू, जेड इक्व टू आर्ग्यूमेंट जेड निकालना। ठीक है, एक तुम्हें अपनी बुक की हेल्प से छोटा सा प्रूफ करना, अगर बुक में मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। मोड ऑफ जेड वन जेड टू लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू। ठीक, इसका प्रूफ तुम्हें अपनी बुक की हेल्प से करना, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलो ये आ गया बहुत अच्छे से समझ में। भाई आज इतना ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तुम में से घूम जाएंगे इसमें ही आर्ग्यूमेंट, बेशक तुमने बीएससी कर ली हो या नहीं करी हो, पर ये मुझे पक्का पता सिक्का ही नहीं होगा। सुरभि सिक्का था ये। हेलो।